नमस्कार, मैं आकाश। मॉर्निंग न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है। बात कर रहे हैं लोकसभा चुनाव 2024 की। मोदी सरकार के 2 कार्यकाल पूरे होने को हैं। तीसरा कार्यकाल क्या मोदी सरकार रिपीट कर पाएगी या फिर इंडिया गठबंधन अपनी सरकार बनाने में कामयाब होगा? नमस्कार, मैं अनिल कुमार। सर, राहुल गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी, क्या भारत जोड़ो न्याय यात्रा या भारत जोड़ो यात्रा दिला पाएंगे दिल्ली की गद्दी? सवाल बहुत सही है कि राहुल गांधी वर्सेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देखिए, नो डाउट इसमें कोई शक नहीं है, राहुल गांधी बहुत भद्र पुरुष हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं और मेहनत भी बहुत कर रहे हैं, सीखने की भी कोशिश बहुत करते हैं। भारत जोड़ो यात्रा के तहत उन्होंने कितने हज़ार किलोमीटर तक पैदल चलना, वो भी सर्दी के मौसम में पैदल चलना आसान काम नहीं है। या तो महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा निकाली थी या उसके बाद इतने लंबे समय तक पैदल उन्होंने निकाला। वो यानी राहुल गांधी अपने प्रयासों में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। लेकिन क्या देखिए, कई बार लॉन्चिंग किसी की गलत टाइम पर हो जाए तो वो मुश्किलें पैदा कर देते हैं। जैसे बताता हूं मैं आपको, क्रिकेट टीम से उदाहरण देता हूं, शायद समझने की कोशिश करेंगे। भारतीय क्रिकेट टीम में राहुल द्रविड़ और सौरभ गांगुली दोनों बहुत शानदार प्लेयर हुआ करते थे और यदि वो मैदान पर डट गए तो बॉलर्स के लिए उनको आउट करना मुश्किल हुआ करता था। लेकिन वो कब खेल रहे थे? जब सचिन तेंदुलकर भी क्रिकेट खेल रहे थे। सचिन तेंदुलकर जब क्रिकेट खेल रहे थे तो उस जगह तक ना सौरभ गांगुली जा सके ना राहुल द्रविड़ जा सके। यानी उनके सामने कंपटीशन के लिए इतनी बड़ी चट्टान थी कि सचिन बनना हर किसी के बस की बात नहीं है। सेम राहुल गांधी के सामने स्थिति है। अब आप देखिए, कलाम साहब की जहां बात की जाती है, कलाम साहब ने जिस अभाव में जिन तरीके से अपना अध्ययन किया और कहां से कहां पहुंचे, और फिर जब कलाम साहब की कंपैरिजन होने लगा तो कलाम साहब के राष्ट्रपति पद पर रहते हुए जो अचीवमेंट्स हुए उसका जब कंपैरिजन करते हैं तो फिर देखना पड़ता है कि कौन उस जगह था। कहने का आशय यही है कि दोनों में भेद सिर्फ यही मान रहा हूँ मैं तो, कि वहाँ एक बहुत बड़ा चेहरा नरेंद्र मोदी के रूप में है और अभी राहुल गांधी को मुझे लगता है कि एक तो भाग्य भी साथ नहीं दे रहा उनको, और एक उनके सलाहकार भी शायद नब्ज जनता की समझ नहीं पा रहे और ना ही वो उसके अनुरूप सलाह देकर अपनी रणनीति को बना पा रहे हैं। कई बार क्या होता है कि डायरेक्ट अटैक और नेगेटिव कैंपेनिंग ये भी फायदेमंद साबित होती है, और 2014-2019 का जो चुनाव था, नरेंद्र मोदी को नेगेटिव पब्लिसिटी का ज़बरदस्त फायदा मिला है और कांग्रेस चाहे दूसरे गठबंधन थे वो इस नेगेटिव पब्लिसिटी को समझ नहीं पाए। वो सिर्फ मोदी को गाली देना है, मोदी के लिए ही सब कुछ करना है, और मोदी कौन सी जाति में पैदा हुआ, मोदी जन्म से तेली नहीं था, मोदी जन्म से ओबीसी नहीं था। मोदी की कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं ने मोदी को नीच जाति का कहा, किसी ने इनको मौत का सौदागर तक कहा। पब्लिक सब समझ रही थी कि जिस शख्स के खिलाफ ये पूरा तमाम विपक्ष एक है, उस शख्स में कोई ना कोई तो एक ऐसी शक्ति है कि उस शक्ति के कारण इन सब को एक होके उस शेर पर अटैक करना पड़ रहा है और उसके कोई असर नहीं हो रहा है। मोदी ने तो साफ साफ कहा, हाँ मैं नीच जाति का हूं, मुझे कोई शर्म नहीं है, मैं चाय बेचता था। और आप देखिए उस चीज को भी कैश किया इलेक्शंस के अंदर, चाय पे चर्चा। तो कितने लोगों ने चाय पे चर्चा करके सारे काम किए। फिर जो मोदी का दूरगामी विजन है, दूरदृष्टि जो है, वो बड़ी मायने रखती है मोदी के लिए। मैंने पहले भी कहा था कि भारत एक जमीन का टुकड़ा नहीं, भारत भूमि माँ है, एक राष्ट्र है, राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्र से ऊपर कोई भी चीज़ नहीं है। उनका पूरा जीवन सिर्फ राष्ट्र के उत्थान, विकास और उत्तरोत्तर प्रगति के लिए प्रतिबद्ध है। 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र के रूप में खड़ा हो जाएगा। 2027 तक भारत तीसरी बड़ी
आर्थिक शक्ति बनने में सफल होगा। और इन्हीं के इस विश्वास का ही परिणाम है कि अब जो स्थितियाँ बन रही है वो ये दर्शाती है कि अभी जिनके लिए आपने सवाल पूछा उनका वक्त सही नहीं है। सर, एक बात ये थी कि माना जा रहा था कि राहुल गांधी को बेशक भारत जोड़ो यात्रा से, भारत जोड़ो न्याय यात्रा से फ़ायदा होगा, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि इनकी यात्राओं में जो रैली होती है उस दौरान जुबान फिसल जाती है या फिसलाई जाती है या फिर डायरेक्ट अटैक किया जाता है। न कि प्रधानमंत्री मोदी बल्कि आरएसएस और बीजेपी, इससे संबंधित कई संगठन हैं, उन पे भी डायरेक्ट अटैक कर दिया जाता है। तो क्या ये इनके लिए नुकसानदेह साबित होता है? इस पे जरा देखिए, मैंने अभी आपको अनिल जी बताया कि राजनीति जो है वो नब्ज टटोलने का खेल है। माहौल क्या है, स्थितियां क्या है, जनमानस क्या चाह रहा है, यदि हमने उसकी रीडिंग नहीं करी, उसको हमने महसूस नहीं किया और उसके अनुसार हमने अपना आचरण, व्यवहार और अपने बोलने का क्रम नहीं बनाया, तो हम वही करते रहेंगे। आरएसएस चोर है, बीजेपी चोर है, उसके संगठन चोर हैं, या इन्होंने देश का साथ नहीं दिया, ये गोडसे के लोग हैं, व्हाटएवर में जो भी कहना होता है कहते हैं। लेकिन ये भी देखना चाहिए कि आज विश्व का सबसे बड़ा संगठन कोई है तो आरएसएस है, जो हर जब भी देश को जरूरत पड़ी, राष्ट्र को जरूरत पड़ी, तब वो अग्रणी भूमिका उसने अदा करी, वो भी निस्वार्थ भाव से। तो जब लाखों करोड़ों लोग जिस संगठन से जुड़े हुए हैं, आप उसको बिना प्रमाण के यदि कोई गाली कर रहे हो या उसको अपमानित करने का काम कर रहे हो और फिर भी संघ उस पर रिएक्ट नहीं कर रहा है, किसी तरीके की प्रतिक्रिया नहीं दे रहा, तो पब्लिक समझ रही है ना कि यह सब एक किसी की छवि को धूमिल करने का काम है। तो मैंने अभी कहा ना कि नेगेटिव पब्लिसिटी से भी कई बार नहीं, अमूमन तौर पे नेगेटिव पब्लिसिटी लगातार जब की जाती है तो सामने वाले को फ़ायदा होता है, और ये इस केस में भी संभवतः यही है। सर, एक बात ये थी कि जैसे राहुल गांधी विदेश जाते हैं, चाहे चीन हो, चाहे लंदन हो, चाहे अमेरिका हो, वहाँ से उनका भारत सरकार का आलोचना करना या उनके लिए कुछ गलत बातें करना वो खुद को नुकसानदायक है या नहीं? देखिए अनिल जी, सबसे बड़ी बात कोई भी हो, राहुल गांधी का तो आपने उदाहरण लिया है, मैं आपको बताता हूँ, कोई भी हो, हर कोई भी हिंदुस्तानी है, आप गल्फ कंट्रीज में एक बार जाकर देखिए, आप वहाँ आपको केरल का भी मुस्लिम मिलेगा, तमिलनाडु का मुस्लिम भी मिलेगा, आपको राजस्थान का मिलेगा और तमाम दूसरे राज्यों के मुस्लिम भी मिलेंगे। वो वहाँ ये नहीं कहता कि मैं केरल से हूँ, मैं तमिल से हूँ या मैं राजस्थान से हूँ, दे ऑल सेज कि वो भारतीय हैं, दे आर इंडियंस। और वो भारत की कोई भी आलोचना सार्वजनिक रूप से किसी भी तरीके से नहीं करते हैं, क्योंकि हम यदि हमारे देश की आलोचना कर रहे हैं, हमारे देश के कोई कमी है तो भी उसको दूसरे देशों के अंदर जाके बता रहे हैं, इसका मतलब है कि हम हमारे देश की जो जड़ें हैं उसमें तेजाब डालने का काम हम खुद कर रहे हैं। हम उस देश के होकर उस देश को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। और ये जब जब भी ऐसा हुआ है, जब जब भी जिस जिस नेता ने किया है, तब तब देश ने उसको नकारा है। आप कितने उदाहरण पुराने देख लीजिए, मणिशंकर अय्यर जब काफ़ी कुछ पाकिस्तान में जाके भारत के लिए बोले, तब उनको उसका असर देखने को मिला। इसके अलावा आप देखिए, राहुल गांधी कई विदेश यात्राओं पे गए, वहाँ उन्होंने भारत के विषय में जो कुछ नकारात्मक बातें कही, उसके बाद में उनको कितना नुकसान उठाना पड़ा कि उनकी छवि को काफ़ी डैमेज हुई, वो जिसको बना कर रखना काफ़ी अब तक भी शायद मुश्किल हो रहा है। सर, क्वेश्चन एक ये था कि बाय द वे 2024 में मोदी सरकार वापस रिपीट हो जाती है तो भारत को आप कहाँ देखते हैं? परिप्रेक्ष्य ले लें अपन चीन और पाकिस्तान दोनों के मध्य। पाकिस्तान की देखिए बात ही मत करिए आप। पाकिस्तान कहाँ है, भारत कहाँ है? पाकिस्तान भारत के नाखून की भी होड़ नहीं करता। इसलिए भारत के संदर्भ में जब पाकिस्तान की चर्चा आती है तो वो एक कटोरा मांगकर भीख मांगने वाला देश है। वहाँ अपने घर खर्चे नहीं चल रहे उनके, आटा दाल लोगों की जो है पॉकेट से बाहर हो चुका, पेट्रोल डीजल की रेट्स आसमान पे पहुँच चुकी है।
कुल मिला के देखें वहाँ जो सरकारें हैं उनकी स्थिति भी है कि अभी हाल ही लोकसभा के चुनाव हुए, वहाँ सरकार बनाने के लिए इतने दिन में भी सरकार बनने की स्थिति नहीं आ रही है। चुनाव में धांधलिया होना, सेना का उसमें डायरेक्ट हस्तक्षेप होना, सेना मेरे को बड़ा आश्चर्य की बात है, किसी देश की सेना देश की हिफाजत करने से ज़्यादा वो उस देश के अंदर कारोबार करने का काम करती है। अब देखिए पाकिस्तान की सेना रियल एस्टेट के अंदर है, वहाँ मॉल में है, और सबसे बड़ी बात सेना की जो ज़मीनें हैं उनको मैरिज गार्डन बना दिया। इसलिए क्या बात करें पाकिस्तान की, तो ख़त्म किस्सा है। और रही चीन की बात, तो चीन देखिए, चीन ने गलती करी गलवान और डोकलाम में। भारत ने जो जवाब दिया, भारत ने उसको बता दिया कि गलती मत कर लेना, ये 1960 और 1970 का अब भारत नहीं रहा है। भारत की 1 इंच ज़मीन चाहे बंजर हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन वो भारत की ज़मीन नहीं, वो भारत माता है, और इसकी 1 इंच ज़मीन भी नहीं देंगे। और देखिए आप राजनाथ सिंह जी जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर है, इसके अलावा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने संसद में साफ तौर पे कहा है कि चीन ने 1 इंच भी भारत की ज़मीन पर कब्जा नहीं किया है, ना वो उसको करने देंगे ना वो कर सकेगा, क्योंकि हमने भारत ने अब जिस तरीके से जो कर सकता है गड़बड़े, चीन उन सबको बांधने का काम करा है, वहाँ सुरक्षा को चाक चौबंद किया है। आप देखिए सोच भी नहीं सकते, लद्दाख के अंदर दूसरा सैन्य अड्डा बन चुका, जहाँ आप आराम से हवाई जहाज उतारिए, जब भी कोई परिस्थिति खराब होगी हम कहीं से भी कोई भी विमान, लड़ाकू विमान उड़ा सकते हैं। वहाँ जिस तरीके से चीन की जो बॉर्डर है, जो लद्दाख वाला इलाका है, उसके अंदर जो स्थितियाँ होती थी कि वर्दी तक भी हमारे पास मजबूत नहीं होती थी सैनिकों के पास में, बहुत दुर्भाग्य की बात थी। आज हर तरीके से सेना को मजबूत किया गया, सैन्य कर्मियों में एक विश्वास को जागृत किया गया कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे परिवार के लिए भारत सरकार मौजूद है, आपको सिर्फ राष्ट्र के लिए सुरक्षा का काम करना है। और ये कॉन्फिडेंस आया है उनमें, उसका परिणाम भी आपने देखा होगा कि चीन जैसे देश को डोकलाम और गलवान के अंदर जिस तरीके से पीछे खदेड़ा, वो वापस लौटकर ही नहीं आए। पाकिस्तान हिम्मत नहीं कर पा रहा, पाकिस्तान को घर में जाके उधेड़ दिया गया है। तो अब भारत अलग भारत है, नया भारत है, जिसको दुनिया देख रही है, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे पाकिस्तान, जो छोटे मोटे देशों की तो बात ही नहीं करते। आप देखिए सबसे बड़ी चीज़ भारत की ताकत, एक छोटे से उदाहरण से मैं आपको समझाता हूँ। अभी एक मुस्लिम देश के अंदर भारत के 8 पूर्व नौसैनिक अफसरों को गिरफ्तार किया गया, उन पर चार्ज लगा दिया गया, फांसी की सजा उस देश के कानून के अनुसार उनको दे दी गई। भारत के फौजियों को यदि किसी देश के अंदर फांसी की सजा मिल जाए तो भारत का सीधे तौर पर अपमान है। यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री जयशंकर, देश के सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और तमाम केंद्र की सरकार ने पूरे रात दिन एक किया और अपनी डिप्लोमेसी के तहत उस फांसी की सजा को कैद में कन्वर्ट कराया। उसके बाद में दोनों देशों के, कतर को पता है कि भारत बहुत बड़ी ताकत है, कतर भारत से किसी भी तरीके का कोई वैमनस्य नहीं चाहता और भारत भी नहीं चाहता। दोनों ने मिलकर बात की, प्रधानमंत्री मोदी खुद को जाना पड़ा इस चीज़ के लिए, वो गए, बात हुई, राजी किया और उनको बरी कराकर सकुशल भारत लेके आ गए। यह भारत की ताकत है, यह भारत की पहचान है और इसीलिए भारत को अब दुनिया मानती है। इसीलिए हम भी ये कहते हैं नया भारत है और 2024 के लोकसभा चुनाव में यह स्थिति साफ है, चित्र साफ है कि आएगा तो मोदी ही। सर छोटा सा क्वेश्चन एक और है, लास्ट, ज़्यादा लंबा नहीं होगा। 2014 से पहले जब कश्मीर में कुछ केंद्र सरकार द्वारा या कोई कार्यकर्ता द्वारा कुछ भी कर दिया जाता तो ये डर दिखाया जाता था कि कश्मीर में कुछ नहीं करना, अन्यथा गल्फ कंट्रीज आपको तेल नहीं देंगी। आज इन्हीं गल्फ कंट्रीज के साथ में कश्मीर का पूरा मुद्दा सुलझाने के बावजूद रिश्ते अच्छे हो रहे हैं। क्या देखते हैं आने वाले समय में गल्फ कंट्रीज और इंडिया के रिश्ते? देखिए खाली ना केवल गल्फ कंट्रीज की, मैं तो बता रहा हूँ कि बीइंग ए मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान जो है उसको तमाम मुस्लिम देशों का समर्थन मिलना चाहिए ना। उसकी आर्थिक स्थिति अब तक खराब जो हो गई कि वो इस स्थिति में आ गया, कोई भी मुस्लिम देश ही उसको मदद करने को तैयार नहीं है, उस पर ट्रस्ट ही नहीं कर रहा, भारत पर ट्रस्ट कर रहा। अब दौर जो आ गया, चाहे मुस्लिम देश है चाहे कोई दूसरा देश है, वो सब ट्रस्ट चाहते हैं, एक बॉन्डिंग चाहते हैं
और मिलकर विकास चाहते हैं। क्योंकि आप देखिए, विकास के बिना किसी भी देश को आर्थिक स्तर पर नहीं ले जाया जा सकता है। यह तमाम देशों को समझ में आ चुकी बात, और भारत उसको एक लीड कर रहा है, इसलिए तमाम देश भी, और भारत किसी का नुकसान पहुंचाता ही नहीं है, क्योंकि भारत की पॉलिसी क्लियर है, किसी को छेड़ना नहीं, कोई छेड़ेगा तो छोड़ना नहीं। और यही कारण है कि भारत के साथ में मुस्लिम देशों के भी बहुत अच्छे संबंध बन रहे हैं, और अन्य देशों, यूरोप कंट्रीज़ के साथ में भी भारत बहुत मजबूत स्थिति में आ रहा है। आने वाले दिन वो होंगे जब भारत को किसी भी तरीके से नकारना किसी भी देश के लिए नामुमकिन होगा।